क्रॉनिक पैनक्रेटिस में फैट को बिल्कुल ज़ीरो कर देना चाहिए। अगर पैनक्रेटिस पेशेंट एंजाइम ले रहे हैं तो क्या ऑयली खाना हमेशा अवॉइड करना पड़ेगा? पैनक्रेटिस के साथ अल्कोहल मॉडरेट हो, लिटिल हो, टू मच हो, लोगों के तमाम तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हम अल्कोहल कब ले सकते हैं, बट इफ़ यू हैव पैनक्रेटिस यू शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल। हमारा जो शरीर होता है उसकी अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आयुर्वेद का एक मुख्य सिद्धांत है दिनचर्या, कब उठें, कब सोएं, कब खाना खाएं, इन सब चीज़ों का आपकी बॉडी पे तमाम तरीके का असर होता है। और अगर हम इसको समझाएं तो अगर हम रात को जागते हैं तो हमारे ईटिंग पैटर्न्स अलग होते हैं, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स अलग होते हैं, जिसकी वजह से कई सारे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस शरीर में होते हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसका एक डायरेक्ट प्रभाव हमारे पैनक्रियाटिक हेल्थ पे पड़ता है, जिस वजह से ये ट्रिगर भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम वैद्य शिखा प्रकाश है। मैं पड़ाव स्पेशलिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर की मुख्य संचालिका हूँ और मैं कुछ सवाल लेकर आई हूँ आपके सामने जो कि मरीज़ों को होते हैं। पैनक्रियाटिस रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट के मिथ्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसके बारे में उनको क्लैरिटी नहीं होती है, तो उन क्वेश्चन को मैंने लिखा है और मैं इनके जवाब आपको देना चाहूँगी। तो पहला सवाल इस वीडियो का है, अक्यूट पैनक्रियाटिस में दिनों तक सिर्फ ड्रिप लगाना ही बेस्ट ट्रीटमेंट है? तो आई थिंक कई बार जब बहुत ज़्यादा तेज़ अटैक होता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि हम पेशेंट को एनबीएम लेने को बोलते हैं, यानी कुछ भी उसको मतलब बाय माउथ हम नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नो फूड, नो वाटर, नथिंग। बट ये एक धारणा तब तक के लिए सही होती है जब तक हमारे को पेशेंट एक एक्टिव फेज में होता है, वो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है और पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। पर ग्रेजुअली रीफीडिंग रिड्यूस की जाती है, तो वेन एवर वी फील द पेशेंट इज एबल टू ईट समथिंग तो मतलब छोटे छोटे इंटरवल में सॉफ्ट मील्स इंट्रोड्यूस की जाती है। एंड अब ये चेंजिंग पैटर्न देखा जा रहा है कि पेशेंट पे खाने को इंट्रोड्यूस जल्दी कराते हैं जब उसका पेन सेटल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड पैनक्रियाटिस में अर्ली फीडिंग गलत है? माइल्ड पैनक्रियाटिस में अर्ली फीडिंग मतलब बेसिकली आप फीड क्या करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेमी लिक्विड और सॉफ्ट डाइट से हम स्टार्ट करते हैं एंड ग्रेजुअली उसको हम इंक्रीज़ करते हैं। तीसरा सवाल है, क्रॉनिक पैनक्रियाटिस में फ़ैट को बिल्कुल ज़ीरो कर देना चाहिए? आई थिंक ये गलत है। फ़ैट को हमें बिल्कुल ज़ीरो नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई और कंडीशन साथ में हो। लेकिन अगर हम फ़ैट बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो कई तरीके की डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, तो आई थिंक लेस देन मॉडरेशन इज़ ओके एंड यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ फैट्स यू आर ईटिंग, तो वो उसका भी हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगला सवाल है, क्या अगर पैनक्रियाटिस के पेशेंट एंजाइम ले रहे हैं तो क्या ऑयली खाना हमेशा अवॉइड करना पड़ेगा? अगर आपके डॉक्टर्स ने आपका कोई एंजाइम प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उसके साथ यदि आप ऑयली खाना लेना भी चाहते हैं तो आई थिंक वो मॉडरेशन में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए और औरों की अपेक्षा थोड़ा कम खाना चाहिए। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हैं। अगला सवाल है, क्या हाई फाइबर डाइट सभी पेशेंट्स के लिए परफेक्ट होती है? वैसे तो ये माना जाता है कि हाई फाइबर सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है, बट कई बार जिन लोग का डाइजेशन पुअर होता है या फिर उनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या गैस होती है, उन लोगों के लिए कई बार हाई फाइबर दिक्कत बन सकता है। तो अपनी सूझबूझ से या जो आपकी डाइट प्लान कर रहे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी डाइट को आप प्लान कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्या ज़्यादा प्रोटीन खाने से पैनक्रियाज और ख़राब हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा प्रोटीन की हमें मात्रा समझनी पड़ेगी, आप किस चीज़ को हम ज़्यादा प्रोटीन कह रहे हैं। बट आपकी जो बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको प्रोटीन ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी की एक बेसिक नीड है। तो 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। अगला सवाल है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का कोई फ़ायदा नहीं होता? आई थिंक ये बिल्कुल ही गलत है। पैनक्रियाटाइटिस का मरीज के लिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एक तरह से इलाज का ही काम करती है, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी मील्स लेते हैं, टाइम टू टाइम लेते हैं, तो आपके पैनक्रियास पे जो स्ट्रेस है, वो तनाव है, वो कम पड़ता है और आप ऐसे करके अपने फूड को कंज्यूम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अगला सवाल, क्या पानी पीना सिर्फ किडनी के लिए इम्पॉर्टेंट है? पैनक्रियास का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आई थिंक पानी का केवल किडनी से कनेक्शन नहीं है, बल्कि हमारे पूरे शरीर से है और पैनक्रियास के लिए भी पानी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम शायद किडनी के लिए समझते हैं, क्योंकि जो हमारे जूसेस होते हैं, अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो जूस भी विस्कस होता चला जाता है, तो डिहाइड्रेशन इज़ नेवर गुड। सो हैव इनफ वाटर, स्टे हाइड्रेटेड, उस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगला सवाल, क्या विटामिन डी, कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बाद सिर्फ एक फ़ैट है? नहीं, ये कोई फ़ैट नहीं है, लेकिन पैनक्रियाटिस के मरीज़ में कई तरीके की माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, कई तरीके के अभाव आ जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए और जो नेसेसरी सप्लीमेंट्स हैं, अगेन आपकी डॉक्टर की देख-रेख में लेने चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ पढ़ लिया और देख लिया, उसके हिसाब से अपने आप को खुद सप्लीमेंटेशन की। कभी भी कोई क्रॉनिक बीमारी है, तो ऑलवेज़ आस्क अ डॉक्टर एंड देन टेक द मेडिसिन।
अगला सवाल, क्या सिर्फ डाइट से ही सब ठीक हो जाता है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती? डाइट से सिर्फ अकेला ये ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए हमेशा आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है एंड दोनों चीज़ें मिलकर इसका इलाज करती है। जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि पड़ाव में हम आहार, विहार, औषधि तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से पैंक्रियाटिस के मरीज़ों को एड्रेस करते हैं, तो इट ऑलवेज़ वर्क्स इन अ कॉम्बिनेशन। अब इसी क्रम में अगला सवाल है, हॉस्पिटल में जब तक पेन ज़ीरो ना हो, तब तक खाना बंद ही रहेगा? तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि अब आपका पेन कैसा है और आप को बाकी जो सिम्पटम्स हैं, भले नौज़िया है, वॉमिटिंग है, जो भी इत्यादि है, आपके ब्लड रिपोर्ट के अनुसार आपके जो डॉक्टर हैं, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप कब खाना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पैंक्रियाटिस के केसेस में ग्रेजुअल रीफीडिंग शुरू की जाती है एंड इट वुड टोटली डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, योर केस एंड एवरीथिंग एल्स। अगला सवाल है, डिस्चार्ज होते ही पेशेंट नॉर्मल डाइट और अल्कोहल रिज्यूम कर सकते हैं? आई थिंक इससे अजीब सा सवाल हमारे सामने आज तक नहीं आया है और डिस्चार्ज होते ही यदि कोई मेरे से पूछ रहा है कि हम अल्कोहल कब रिज्यूम कर सकते हैं, ये बेहद ही एक इनसेंसिटिव क्वेश्चन है, क्योंकि पैंक्रियाटिस और अल्कोहल का एक डायरेक्ट कनेक्शन बताया गया है और आपको किसी भी तरीके से अल्कोहल का कंजम्पशन पैंक्रियाटिस होने के बाद नहीं करना चाहिए एंड ये कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करेगा कि आपको अल्कोहल कंज्यूम करनी चाहिए। इसी क्रम में अब अगला सवाल है, फॉलोअप इमेजिंग और लैब्स क्या अननेसेसरी होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी अननेसेसरी नहीं होते हैं, जस्ट टू ट्रैक कि आपकी रिकवरी कितनी हुई है, आपकी इन्फ्लेमेशन कितनी सेटल हुई है, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। इसके लिए डॉक्टर्स आपसे कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट या फिर कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो कि अनिवार्य होते हैं। अगला सवाल है, स्मोकिंग छोड़ने का पैंक्रियाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? स्मोकिंग छोड़ने से पैंक्रियाज पे एक सीधा प्रभाव पड़ता है और अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस है तो आपको बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगला सवाल, पैंक्रियाटिस के बाद मॉडरेट ड्रिंकिंग सेफ होती है? मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में ही बात कर चुकी हूँ कि पैंक्रियाटाइटिस के साथ अल्कोहल मॉडरेट हो, लिटिल हो, टू मच हो, बियर हो, वाइन हो, लोगों के तमाम तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हम अल्कोहल कब ले सकते हैं, बट इफ़ यू हैव पैंक्रियाटाइटिस यू शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल। अगला सवाल है, रात भर जागना, नाइट शिफ्ट और इर्रेगुलर मील से पैंक्रियाज पर कोई असर नहीं होता? तो हम समझते हैं कि हमारा जो शरीर होता है उसकी एक अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयुर्वेद का एक मुख्य सिद्धांत है दिनचर्या, कि आप कब उठें, कब सोएं, कब खाना खाएं, कब स्नान करें, इन सब चीज़ों का आपकी बॉडी पे तमाम तरीके का असर होता है और इसको आपको ज़रूर फॉलो भी करना चाहिए। और अगर हम इसको समझाएँ तो अगर हम रात को जागते हैं तो हमारे ईटिंग पैटर्न्स अलग होते हैं, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स अलग होते हैं, जिसकी वजह से कई सारे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस शरीर में होते हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसका एक डायरेक्ट प्रभाव हमारे पैंक्रियाटिक हेल्थ पे पड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं, जिस वजह से ये ट्रिगर भी हो सकता है। अगला सवाल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ एक बज़वर्ड है, इसका डिजीज़ से कोई लेना नहीं है। स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा अंडरलाइंग फैक्टर्स है आजकल जो हम इडियोपैथिक पैंक्रियाटिस के केसेस देख रहे हैं, तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप आपकी अपनी नींद ठीक करें, हल्का-फुल्का व्यायाम करें, अपने खाने-पीने पे ध्यान दें, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करें जिससे आपको ग्राउंडिंग मिले। उन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से बचें, क्योंकि स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है तो कोई भी इन्फ्लेमेटरी बीमारी का आप शिकार बन सकते हैं। अब अगला सवाल है, एक्सरसाइज से डिजीज़ वर्सन होती है? ऐसा मैं इसको समझाना चाहूँगी कि क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस में पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक विश्राम के लिए बोला जाता है, लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं और इस समय कोई एक्टिव फ्लेयर अप नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद उनके हिसाब से जो भी वो एक्सरसाइज आपको गाइड करें वो करें, लेकिन बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज हमेशा लिमिट में करें और समझ के करें कि आपका कितना बल है, उसके ही हिसाब से आपको एक्सरसाइज या कोई भी तरीके का वर्कआउट करना चाहिए। अब अगला सवाल है, हाइड्रेशन सिर्फ गर्मी के दिनों में रेलेवेंट है? जी नहीं, हाइड्रेशन आई थिंक 12 महीने 365 दिन रेलेवेंट है एंड कई बार विंटर्स में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है कि लोग को लगता है हम तो बाहर गए नहीं, हमें पसीना नहीं आया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब पसीना आए तभी हमें डिहाइड्रेशन हो। तो अपने वाटर इंटेक को हम कंसिस्टेंटली ध्यान दें और हमेशा माइंडफुल रहें कि हमने कितना पानी पिया या हम लोग पूरे दिन हमारा कैसा दिन बीता है, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस वीडियो का अंतिम सवाल है, ब्रेकफास्ट स्किप करना हार्मलेस है? ब्रेकफास्ट स्किप करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पैंक्रियाटिस के मरीज़ों के लिए लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। तो डेफ़िनेटली अपना ब्रेकफास्ट को रीइंट्रोड्यूस करें अपनी डाइट में, अपनी लाइफ़स्टाइल में और कोशिश करें कि प्रोसेस्ड फूड से बचें, इस वक़्त ठोस खाना खाएँ, अपने ब्रेकफास्ट में अच्छा प्रोटीन की मात्रा का इंटेक लें। और एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप रात को ही डिसाइड करके सोएँ कि कल मेरे को ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, तो ये कि आपके दिनचर्या का पार्ट और ईज़िली बन जाता है। तो अच्छा भोजन करें और स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है।
और इस वीडियो के माध्यम से जो भी सवाल मेरे सामने आए थे मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की है। यदि आपके मन में कोई और सवाल है पैनक्रेatitis से संबंधित, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो के माध्यम से उनका जवाब आपको देना चाहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।